जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो आज की वीडियो में हम अपना कंप्लीट 2026 का बजट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बजट सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। बेसिकली ये बजट जो है, अगर आपने बाकी वीडियोस देखी होंगी तो सब लोग बताते हैं इसमें इतना इंक्रीज हो गया, इसमें इतना डिक्रीज हो गया, लेकिन जब एक्चुअल में हमसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो वो कभी भी ये नहीं पूछता कि इस मंत्रालय को कितने रुपीस डिनोट किए गए हैं। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके स्टैटिक कोर कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा। नो डाउट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस मिनिस्ट्री में कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो मेन चीज है जैसे रिसीट से, एक्सपेंडिचर से, फिजिकल डेफिसिट हो गया आपका, रेवेन्यू, कैपिटल, ये सब इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो विद इन 10 मिनट्स ओनली हम कंप्लीट आपका बजट कर लेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल अच्छे से बैठ के आप वीडियो को देखना एंड तक। ठीक है, साथ ही में हमारा इंग्लिश का कोर्स चल रहा है जिसपे भी ऑफर भी चल रहा है सिर्फ 2 दिन के लिए, कि अगर किसी को भी कंप्लीट सीडीएस का इंग्लिश का कोर्स करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी 499 रुपीज में मिल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सब कुछ मिल रहे हैं, और पीवाईक्यू भी। लास्ट 10 पेपर्स आपके पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो आप वो मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का बजट। सबसे पहली बात, बजट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है एंड आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। इससे पहले का अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला बजट किसने रिलीज किया था, इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, वो जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं भी नेट पे कहीं भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन बात ये, उससे क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जहां से आएगा ना, अभी जो हमारा ट्रेंडिंग पैटर्न है यूपीएससी में वो मैं कवर करा रही हूँ। ठीक है, सो आप वो देखिए। सबसे पहली बात, अब जब हम बजट पढ़ते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सो बजट होता क्या है, हमें इसमें देखना होता है कि जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, अगर आप सरकार हो तो आपके पास पैसा कहां कहां से आ रहा है और फिर पैसा कहां कहां पे जा रहा है, मतलब चैनलाइज कहां कहां हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की अर्निंग्स देखते हैं। ठीक है, बजट घर में भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल पूरे महीने का बजट बनता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कहां कहां से पैसा आया और अब उसको कहां कहां पे चैनलाइज करना है, उन सब चीजों को, भाई वेजिटेबल्स लेके आनी है, फ्रूट्स लेके आनी है, एजुकेशन में देना है, तो दैट इज कॉल्ड बजट। तो आई होप आपको समझ में आ गया बजट होता क्या है। बजट इसी को बोला जाता है, चैनलाइज कर देना पैसे को। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं गवर्नमेंट की अर्निंग्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बोरो करती है, जिसको लाइबिलिटी भी बोला जाता है। मैं लाइबिलिटी और एसेट में आपको डिफरेंस बता देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। व्हाट इज लाइबिलिटी एंड व्हाट इज एसेट। देखो, जितना भी पैसा सरकार को किसी को देना है, मतलब सरकार के ऊपर एक तरीके से कर्ज है, ठीक है, और वो सरकार को आगे देना है, दैट इज सरकार की लाइबिलिटी। लेकिन जो पैसा सरकार के पास आएगा, मतलब जो कोई भी, अगर सरकार ने कहीं पे लोन दे रखा है तो सरकार के पास उसका वापस लोन आ रहा है, मतलब जो चीज सरकार की है खुद की, वो उसका एसेट है। अब मैं इसका एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने आज, ये राम है, ठीक है, और ये श्याम है, ठीक है, तो राम ने शाम को 10 रुपए दे दिए उधार। ठीक है, राम ने शाम को 10 रुपए दे दिए हैं उधार। राम के जो ये 10 रुपए है, ये इसका एसेट है। राम को पता है जब मैं इसको 10 दिन बाद लूंगा तो मुझे 1% के, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए के ब्याज समेत 11 रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, तो राम के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, कि भाई राम को इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएंगे 10 दिन बाद। लेकिन क्योंकि शाम पे बर्डन है कि भाई हाय तोबा मचा रखा है कि मुझे पैसे रिटर्न करने हैं, तो शाम के ऊपर यही जो है इंटरेस्ट के साथ 11 रुपए लाइबिलिटी है। ठीक है, तो सिमिलरली सरकार करती है। अगर सरकार ने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो वो सरकार के ऊपर क्या हो गई, यहाँ पे इस केस में शाम हो गई सरकार, तो वो लाइबिलिटी हो गई। फिर सरकार जब इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी, ठीक है, और या फिर सरकार को किसी ने वापस कर दिया, तो वो सरकार का क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करके देखना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं दोबारा भी आगे एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। तो देखो, जो गवर्नमेंट की अर्निंग्स है वो कहां कहां से आते हैं। सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट बोरो करती है 24%। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गई ना, उसपे बोरो कर लिया, उसने कर्जा ले लिया। इनकम टैक्स, बार बार क्यों बोला जाता है इनकम टैक्स भरो, क्योंकि सरकार को सोचो वहां से 21% पैसा आ रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कॉर्पोरेट सेक्टर का, वहां से 18% आ रहा है। उसके बाद जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं 15%। अब सीडीएस में यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोल देगा इनको ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे ज्यादा किस पे लिखोगे आप, बोरोइंग्स पे, देन आप लिखोगे इनकम टैक्स पे, इसीलिए मैंने लिखा भी ऐसे, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स एंड देन जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स लिख सकता है वो, तो आपको ध्यान रखना है। सो BICG कैसे याद रखोगे, BICG, ये बोरोइंग्स हो गई। ठीक है, अब जब सरकार के पास पैसा आया है, उसको चैनलाइज करना है, खर्च करना है, तो कैसे कैसे खर्च करेंगे। सबसे ज्यादा तो वो स्टेट को दे देता है 22% शेयर, क्योंकि बजट का मतलब ही क्या है, हमारा 16th फाइनेंस कमीशन, जो मैं आपको आगे वीडियो में पढ़ाने भी वाली हूँ, उसने ही रिकमेंडेशन दिया है कि टैक्स का जो आप रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जो आपके पास पैसा आता है, ठीक है, सेंटर से जाता है स्टेट्स के पास मोस्टली, तो वो जो पैसा है वो आप बढ़ा दो,
फाइनेंस कमीशन हमेशा रिकमेंड करते हैं कि स्टेट्स के पास पैसा जो है, फंड जो है कम पड़ जाता है, सेंटर जो है स्टेट को इतना पैसा देता नहीं है। तो अब बोला गया 22% जो है स्टेट को मिलेगा। फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, जो सरकार अपनी स्कीम्स चलाती है 17%, ठीक है। इससे पहले इंटरेस्ट जो सरकार को पे करना है 20%। अब ये जो सरकार ने ऊपर बोरोइंग्स की है, इसका ब्याज भी तो पे करेंगे महीने के दौरान या साल के दौरान, तो वो 20% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। डिफेंस में 11% है, देन सब्सिडी एंड पेंशन है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको एक रो में लगाने के लिए पूछा गया तो आप कैसे लिखोगे? स्टेट शेयर्स सबसे ज्यादा, फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गई, फिर आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो गई, देन आपका डिफेंस हो गया। सो SICD, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट में तीन चीजें आपकी मेनली, जो अभी मैंने आपको बताया। मनी आती कहां से? रिसीट से। जहां जहां से पैसा आ रहा है उसको हम बोलते हैं रिसीट्स, जहां जहां पे पैसा जा रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और जो इन दोनों के बीच का गैप होता है उसी को डेफिसिट बोला जाता है। जो आप बार बार टर्म देखते हो ना, FD फिस्कल डेफिसिट, वो इन दोनों के गैप के ही को ही बोला जाता है, ठीक है। सो रिसीट हमारी, अब हम पढ़ने वाले 2026-27 की। देखो, रिसीट आपकी दो तरीके की होती है। अब पैसा जो आ रहा है जहां जहां से, वो भी दो तरीके से आता है। एक रेवेन्यू रिसीट है, एक कैपिटल रिसीट है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? इसमें भी टैक्स आता है और नॉन टैक्स आता है। अच्छा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डॉक्टर सीडीएस के टेलीग्राम चैनल पे, सो आप ज्वाइन करो टेलीग्राम डॉक्टर सीडीएस, यहाँ ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो, रेवेन्यू रिसीट में मतलब रेवेन्यू मतलब पैसा आ रहा है कहां से? टैक्स के फॉर्म में, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, आपके सारे टाइप के टैक्स हो गए। नॉन टैक्स में कहां से आ रहा है? मान लो आप कोर्ट में गए, कोई फीस लग गई आप पे, ठीक है, आपने पासपोर्ट बनवाया, उसकी फीस लग गई, पोस्टल सर्विसेज हो गई, टोल टैक्स भरते हो, रेलवे में आप ट्रेवल करने का जो चार्ज भरते हो, ये सारा नॉन टैक्स का रेवेन्यू सरकार का, क्योंकि ये सारा पैसा भी जा रहा है सरकार के पास और ये सारा पैसा भी जा रहा है सरकार के पास। समझ गए? कैपिटल रिसीट मतलब कैपिटल में कहां से पैसा आएगा, ठीक है। अब वो बताती हूँ कैसे। मान लो सरकार ने कहीं पे किसी को लोन दिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने किसी स्टेट को लोन दिया हुआ था या इंडिया के बाहर लोन दिया हुआ था और वो पैसा वापस आ गया पूरा। मान लो 10 लाख का लोन दिया था, वो 10 लाख उसने चुका दिए, तो वो पैसा वापस आ गया, रिकवरी ऑफ लोन हो गया। बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से। और डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत लोग गलत समझ लेते हैं, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार ने फॉर एग्जाम्पल पूरा रेलवे ही बेच डाला, ठीक है, या पूरा फॉर एग्जाम्पल आपका हेलीपैड ही बेच डाला, ठीक है, एरोप्लेन ही बेच डाला। नो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार के पास उसकी ओनरशिप है लेकिन कुछ शेयर्स बेच देती है सरकार, ताकि सरकार अर्न कर सके, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। अगर 100 शेयर है तो फॉर एग्जांपल सरकार ने उसके 40 शेयर्स बेच दिए, लेकिन अभी भी सरकार उसमें मेन मेंबर है, उसी को डिसइन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं, ताकि पैसा आ सके, ठीक है। तो रिसीट में हमने क्या पढ़ा है कि सरकार के पास कहां कहां से पैसा आता है। तो इस बार के बजट में भी यही सब चीजें बताई हुई हैं, मतलब ये तो बेसिक है, आपको पता ही होना चाहिए। अब आते हैं बजट एक्सपेंडिचर। जब अब पैसा आ गया, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, सरकार खर्च करेगी ये, ठीक है। तो सरकार कैसे कैसे खर्च करेगी, ठीक है। इसमें आप मेन देखोगे, जब मैं ये वाला बताऊंगी आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट और लाइबिलिटी का मिसमैच। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इतना एसेट या लाइबिलिटी का मिसमैच नहीं होता है, ठीक है। अब होता क्या है? देखो, जैसे आपने पढ़ा, रिसीट में दो तरीके से पैसा आता है, रेवेन्यू रिसीट से और कैपिटल रिसीट से। सेम एक्सपेंडिचर भी सरकार खर्चा भी दो तरीके से करेगी, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे करती है? सैलरीज देना, जैसे कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, पेंशन देना, सब्सिडी देना, इन सब से। अब इन सब से सरकार के पास बदले में कोई एसेट कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी सरकार तो हमेशा खर्चा किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, रोड बनाने में किया जाएगा, ठीक है, ब्रिजेस बनाने में किया जाएगा, हॉस्पिटल बनाने में किया जाएगा। तो क्या हो रहा है ना कि इन सब से क्या, अगर मान लो रोड बनाया है तो कल को उस पर जब व्हीकल्स मूव करेंगे तो वो टैक्स भरेंगे, तो सरकार के पास पैसा फिर जाएगा, ब्रिजेस पे भी, हॉस्पिटल्स पे भी, है ना। लेकिन अगर सरकार सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, तो इससे सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। इसलिए ही बोला जाता है कि सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी में कॉन्सेप्ट आता है एसेट और लाइबिलिटी का, जो मैं आपको ऊपर बता के आई हूं। जब जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो उसका एसेट बढ़ जाता है, बढ़ ही रहा है ना। देखो, रोड बन गया, सरकार का एसेट है, इस पे गाड़ियां चलेंगी, पैसा मिलेगा। ब्रिज बन गया, लोग टैक्स भरेंगे। हॉस्पिटल बन गया, लोगों को सर्विसेज मिलेगी, टैक्स भरेंगे तो सरकार के पास पैसा आएगा। तो सरकार का एसेट बढ़ रहा है ना। और लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है। लाइबिलिटी मतलब पैसा कम हो रहा है एक तरीके से, है ना, क्योंकि खर्चा हो रहा है ना, तो सरकार के पास से पैसा जा रहा है। तो लेकिन इसलिए बोला जाता है कि आप बार बार सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, क्योंकि अगर मान लो अभी आपको फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको जरूर फायदा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपने सैलरी दे दी, पेंशन दे दी, सब्सिडी दे दी, ठीक है, ओके।
देखो इस बार के बजट की अब तक जो मेरे को आपको समझाना था, टोटल कोर मैं समझा चुकी हूँ, जो सारा बेसिक था और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन आता है फिस्कल डेफिसिट, जो आपका गवर्नमेंट का कंप्लीट चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, आप लोग पूछते रहते हो मैम कैसे पढ़े कैसे समझे, देखो मैंने दोबारा से आपको पूरा समझा दिया। यही होता है वो पूरा, ठीक है। जिस जिस बच्चों को हमारी इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं पता है, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे, जाके प्लेलिस्ट से इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लो। मैंने सीडीएस के लिए कंप्लीट करा रखी है। एक आध मिसलिनियस वीडियो होगी, बची होगी तो वो आ जाएगी, बाकी आपकी 99% इकोनॉमिक्स मैंने पूरी करा दी है, ठीक है। साथ में मैंने बताया भी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो आपकी कंप्लीट सीडीएस के लिए इकोनॉमिक्स फ्री में इसी चैनल की यूट्यूब की प्लेलिस्ट से हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इस बार के बजट में टोटल रिसीट, मतलब सरकार के पास टोटल पैसा कहां कहां से, कमाई जो है वो कहां कहां से आएगी, ठीक है। ये करोड़ लाख करोड़ में 18 लाख करोड़ और 35 लाख करोड़, मतलब ये हमारा रेवेन्यू वाला है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट है। तो टोटल 53 लाख करोड़ सरकार के पास कमाई आने वाली है। और सरकार खर्चा कहां कहां करेगी, 17 लाख करोड़ तो करेगी कैपिटल पे, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो आप अभी पढ़ के आ रहे हो ये वाला। और 41 लाख करोड़ करेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, भाई सब्सिडीज देनी है, पेंशन देनी है ना। तो टोटल 58 लाख करोड़ हो गया खर्चा। अब आप देख रहे होगे जब इसको माइनस करेंगे, फिजिकल डेफिसिट क्या बोला जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। तो 5 लाख करोड़ का आपका डेफिसिट आ रहा है, जो कमी आ रही है 5 लाख करोड़ की। यही होता है बजट। अब सरकार इसी को मैनेज करेगी पूरे साल भर में कि कहां से कैसे हम उधार ले या जिससे भी लेके मैनेज करें, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट जब हम निकालते हैं, ठीक है, वैसे तो बोलने के लिए बोल देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप इसमें से नॉन डेप्ट कैपिटल, जो नॉन डेप्ट कैपिटल है, मतलब जो उधार लिया है आपने, नॉन डेप्ट कैपिटल जो है आप माइनस करते हो, ठीक है। ये होता, क्योंकि जब आप जो आप यही तो आपको उधार लेना है, तभी तो आपको पता चलेगा। जब आप ये माइनस कर दोगे, आप ये उधार वाला अगर इसमें ऐड ही कर दोगे कमाई में, तो आपको पता कैसे चलेगा आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है, ठीक है। चलो ओके, आज की वीडियो का लास्ट पोर्शन हमारा 16th फाइनेंस कमीशन ने, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, रिकमेंड किया है कि जो टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट्स को और ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस बार फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन मान ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये रहेगा, मुझे बताओ, जैसे ये हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, और इसकी पावर क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट में आप बताओगे। ये आपका होमवर्क है, फाइनेंस कमीशन जो है कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है और उसकी मेजर पावर क्या क्या है, ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब। ओके, अब एक टर्म आते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, ठीक है। देखो जब भी सरकार को खर्चा करना है, ऐसा बोला जाता है, नॉर्मली सरकार हमेशा कंसोलिडेट करती रहे, मतलब खर्चा ना करे, ठीक है, करे भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों पे करे। लेकिन जैसे जब पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, इस टाइप की चीजें आ गई, तो सरकार जो है एक्सपेंशन करे, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि जब मार्केट में ऑलरेडी पैसा नहीं है, तब उस टाइम पे खाली एक्सपेंशन करे, पैसा मार्केट में डाल दे। अदरवाइज सरकार बेवजह फिजूल के खर्चे ना करे, उसी को बोला जाता है फिस्कली कंसोलिडेट करना, मतलब इकट्ठा करते रहो। सिर्फ जब जरूरत है मार्केट में, जब लोगों के पास पैसा नहीं है, तब एक्सपैंड करो, ठीक है। तो उसका डेट टू जीडीपी रेशियो सरकार ने बोला है कि हम 50 + -1% कर देंगे 2030 तक, ठीक है। मतलब जीडीपी के मुकाबले हमारा जो अभी है 25-26 का, वो 56% है। तो हमें 2030 तक 50 या 51% तक करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। और जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 15% इंक्रीज हुआ है इस बार डिफेंस के बजट में, ठीक है। तो अगर कहीं पे आप ये स्टेटमेंट पढ़ लो कि डिक्रीज हुआ है, या मान लो वो बोलते 10% हुआ है, तो नहीं, ध्यान रखना अप्रोक्सीमेटली 15% इंक्रीज हुआ है इस बार के बजट में डिफेंस पे, ठीक है। ये हमारा आज का बजट होता है कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट स्टैटिक इंफॉर्मेशन दे दी है, कंप्लीट आपको बजट बता दिया है इतने छोटे से टाइम पीरियड में, ठीक है, सारा समझा दिया है। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आप कर लेना, उसमें प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, यही सब पूरे चैप्टर मैंने दोबारा से बता रखे हैं। और हमारा सीडीएस के लिए इंग्लिश पे अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 2 दिन के लिए आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हो सिर्फ 499 रुपीज में, जिसमें कंप्लीट आपकी सीडीएस की कंप्लीट, आप देख रहे हो दुनिया 5-5 हजार में कोर्स बेच रही है, उससे 10 टाइम्स मैं कम में बेच रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके, ठीक है। सिर्फ कोर्स को सेल करना इज नॉट द स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं चाहती हूँ हर बच्चे तक वो चीज पहुंच पाए और वो अपना बेस्ट दे के आए इस बार सीडीएस के एग्जाम में, ठीक है, चाहे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे किसी का लास्ट अटेम्प्ट है। सो दैट इज वाई मैंने सिर्फ प्राइस रखा है 499, जिसमें आपको सीडीएस की इंग्लिश के लिए कंप्लीट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन सब कुछ मिल रहा है विद पीवाईक्यू, ठीक है। और मैं पीवाईक्यू वैसे सिखा रही हूँ कि अगर आपको पेपर में नहीं आ रहा है तो आप अपने आंसर तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो रामबाण स्ट्रेटेजी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है, उसके लिए आप टेलीग्राम कर सकते हो @Shruti399 पे,
ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।